यस हेलो दिसंबर 2026 वालों, यहाँ पे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके ड्राफ्टिंग के जो दिसंबर 2026 के लिए जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्विकली डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द अमेंडमेंट्स अगर आप देखते हो तो ऑलरेडी जून 2026 में इश्यू हो गए थे, यानी जून 2026 में ही आपके अमेंडमेंट्स इशू हो गए थे। तो कहीं ना कहीं पे लेक्चर्स के साथ साथ ही मेजॉरिटी ऑफ द अमेंडमेंट्स आपके डन है। जून 2026 वाले ही वापस यहाँ पे इन्होंने रिपीट किया है बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं पे मैक्सिमम अमेंडमेंट्स डन है। कुछ छोटा मोटा पार्टी है जो लेक्चर्स में डिस्कस नहीं हुआ होगा या फिर नया आया है, उतना अपने को डिस्कस करना है। बाकी के सारे अमेंडमेंट्स डन है फॉर द जून 2020 दिसंबर 2026। देन आपको यहाँ पे मैंने एक अमेंडमेंट शीट बनाई है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हाईलाइट किया है, जो कुछ नई थी ऐसी चीजों को जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे उससे कुछ हटके आया है तो उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो यही पीडीएफ मैं आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक जोड़ रहा हूँ, तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहीं पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली इसी का प्रिंट आउट लेना, आपका काम हो जाएगा। देन वन मोर थिंग, कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो शायद बच्चों ने जून 2026 के अमेंडमेंट्स में कवर नहीं की होगी या उनके क्लास में कवर नहीं की होगी। अपने क्लास में मैक्सिमम चीजें कवर्ड है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि आपके रिस्पेक्टिव क्लास में कवर्ड ना हो, या आप एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो आपने कवर नहीं की हो। तो मैंने फिर भी उन सारे चीजों के मैराथन्स ले रखे हैं, लाइक लेटेस्ट मैराथन्स जो लिए गए थे जून और दिसंबर के लिए। दिसंबर के लिए अभी तो मैराथन सीरीज चल रही है, तो उसमें वो अमेंडेड पोर्शन ऑलरेडी कवर्ड है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो मैं उस मैराथन की प्लेलिस्ट भी छोड़ रहा हूँ, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है। तो कहीं पे भी कोई भी मैराथन में आप चले जाओगे तो आपको वहां से वो अमेंडमेंट एक्सेस करने का भी मौका मिल जाएगा, इनकेस आप ऑलरेडी कवर्ड नहीं करके बैठे। आई बिलीव 90% स्टूडेंट्स को ऑलरेडी वो कवर्ड ही होगा, तो आपको जरूरत नहीं है। तो मैं इस सेशन को छोटा रखने के लिए उन चीजों का आपको डायरेक्ट एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ प्लेलिस्ट का, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो और वहां पे आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप में से बच्चे उन मैराथन्स को एक्सेस करना चाहते हो, वन शॉट बहुत डिटेल में बहुत प्यारे तरीके से कवर किए गए विद अमेंडमेंट वाली वो प्लेलिस्ट है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। मजा आ जाएगा आपको, प्लेलिस्ट जरूर से देख सकते हो आप। चलो फिर चालू करते हैं इस अमेंडमेंट शीट के साथ। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो चलिए सबसे पहला अमेंडमेंट जो आया है वो आया था स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बीच में। मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते ही बता दिया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपके अमेंड हो चुके हैं, क्योंकि बेसिकली आपका जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स का कोड था वही अमेंड हो गया था। तो इसके रिलेटेड अपन ने सारे के सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 1 में कवर कर रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स और मैराथन्स में ये दोनों चीजें कवर्ड है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं तो आपके नोट्स भी उससे रिलेटेड मैंने आपको बना के दिए थे। मैंने नोट्स पढ़ाते वक्त भी आपको यही समझाया था कि इसके मैराथन के अंदर ही मैंने आपको समझाया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो पूरा का पूरा अमेंड हो चुका है। इंस्टीट्यूट ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। चैप्टर 1 और चैप्टर 4 दोनों में स्टैंडिंग ऑर्डर का कंटेंट आता है, तो वो ऑलरेडी अमेंडेड है। तो इसको अमेंडेड फॉर्म में ही पूरा का पूरा मैंने आपके क्या कर रखा था, कवर करके रखा था आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे इन चैप्टर नंबर 1 के मैराथन आपको वो प्लेलिस्ट से एक्सेस करने को मिल जाएगा। ये मैं जून 2026 के मैराथन में ही कवर करा चुका हूँ, यानी जून 2026 के बच्चों के लिए जब मैंने मैराथन लिया था उसी में ऑलरेडी कवर्ड है, आपको वहां से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जोड़ी हुई मिल जाएगी। देन यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, ये भी टेक्निकली जून 2026 के ही अमेंडमेंट में आया था, लेकिन मैंने आप लोगों को लेक्चर में कवर नहीं करवाया था, क्योंकि ये एक्चुअली कहाँ पे ऐड होने वाला था, कहाँ पे इनको कितना रेलेवेंसी वापस लाएंगे समझ नहीं आ रहा था। बट इन्होंने वापस एक बार रिपीट कर दिया, तो अभी अपने को कवर करना ही पड़ेगा। चलो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, ये है आपके चैप्टर नंबर 2 वाला पार्ट। बट इसके ऊपर भी मैं एंड में आता हूँ, एंड में इसके ऊपर डिस्कशन करता हूं, क्योंकि अगेन ये ऐसा है जो जून 2026 में ही आ गया था, तो मे भी बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा। आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो नया है उतना ही आप देखोगे तो भी चलेगा। देन सर, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन तो वही रही है, एक्ट बदल गया है। पहले एविडेंस एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, अभी इन्होंने उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया। जनरल क्लॉजेस एक्ट तो वैसा का वैसा था, ऑलरेडी डेफिनेशन कवर्ड है। देन जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के मैराथन में स्टैंडिंग ऑर्डर्स पूरे के पूरे चैप्टर 4 प्लस चैप्टर 1 की कवर्ड है। आप उस मैराथन को रेफर कर सकते हो जस्ट फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर का पार्ट। डायरेक्टली उस मैराथन में चले जाना, एंड के पार्ट में चले जाना, या स्टैंप किसी ने टाइम स्टैम्प में जोड़ दिया होगा तो वहां से देख लेना। स्टैंडिंग ऑर्डर वाला पार्ट हार्डली 20-35 मिनट्स का होगा। उसके नोट्स भी मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप नोट्स के भी डायरेक्टली प्रिंट आउट लेके आपका काम आसान कर सकते हो। देन फिर हम बात करते हैं यहां से आगे 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 आगे। चलो, देन ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल पॉइंट्स, पॉइंट 6 ऑफ नेसेसरी प्रोविजंस ऑफ सर्विस एग्रीमेंट। वहां पे आपकी बुक में ना, मॉड्यूल में ना, एक सर्विस एग्रीमेंट रिलेटेड पॉइंट दे रखा है। अगर आप जाते हो चैप्टर नंबर 5 में, तो चैप्टर नंबर 5 में आप देखोगे सर्विस एग्रीमेंट्स कहाँ गए सर्विस एग्रीमेंट्स।
एक मिनट, सर्विस एग्रीमेंट नीचे है आई बिलीव, कहाँ गई सर्विस एग्रीमेंट? ठीक है, यहाँ पे नहीं है, कहीं पे तो है, मिलनी तो चाहिए, जल्दी से मिल जाओ, मिल जा मिल जा मिल जा। यस, इफेक्ट ऑफ लेबर लॉज, यहाँ पे आप देखते हो तो इफेक्ट ऑफ लेबर लॉज में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस एक्ट्स के नाम चेंज हो गए बेटा। जो इंडस्ट्रियल कोड्स आ गए ना, उनकी वजह से एक्ट के नाम चेंज हो गए। वहां पे पहले फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह शब्दों का प्रयोग किया गया था, अभी वो इंडस्ट्रियल कोड बन गया है, कोड ऑफ वेजेस बन गया है, सोशल सिक्योरिटी बन गया है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस वाला कोड बन गया है, तो नाम बदल गए, बस इन्होंने इतना ही यहाँ पे आपको अमेंडमेंट में कवर करने की कोशिश की है। जो पहले फैक्ट्रीज एक्ट और ऐसे सारे थे, उनके अब नाम चेंज हो गए, कोड्स बन गए, वो सारे मर्ज हो गए लेबर लॉस, तो उन्होंने यहाँ पे उनके नाम को कवर किया। दैट्स इट, इतना ही अमेंडमेंट था इसके अंदर। देन चैप्टर नंबर 11 में इन्होंने अमेंडमेंट्स नाम के लाए, लेकिन ये फ्रैंकली स्पीकिंग कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, ये ऑलरेडी कवर्ड है। सर ये जून 2026 में आता क्या? नहीं, ये आपके मॉड्यूल में ही कवर्ड था, पूरा का पूरा ड्रेस कोड, अटायर एंड एवरी सिंगल थिंग, यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी है वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी आपके चैप्टर 11 में है। आपको ये जून 2026 में भी नहीं आता, टेक्निकली दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, दिस वाज ऑलरेडी देयर इन योर बुक। इंस्टीट्यूट से मे बी यहाँ पे कोई गलती हुई और उन्होंने मे बी गलती से वापस से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, बट टेक्निकली दिस एवरीथिंग वाज ऑलरेडी डन। ये 23 में ही आ गए थे गाइडलाइंस, तो आपकी बुक में ऑलरेडी अपडेटेड थे, सभी बच्चों ने ऑलरेडी इसको पढ़ के रखा है। फिर भी अगर किसी बच्चे को इसको पढ़ना है तो मेरा चैप्टर 11 के वन शॉट जब मैं लूंगा तो आप इसके कवर कर सकते हो। जो प्लेलिस्ट की लिंक दी है उसी को जुड़ के रखिए, उससे आपको अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे कुछ भी कवर्ड नहीं था। देन ऑन चैप्टर नंबर 12, ये जो चैप्टर नंबर 12 का रूल 25 अमेंड हुआ है, ये जो पूरा का पूरा रूल 25 अमेंड हुआ है, यानी आपके फास्ट ट्रैक मर्जर की बात की गई है। कहीं ना कहीं पे कौन से मर्जर की बात की गई है? फास्ट ट्रैक मर्जर की बात की गई है। उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे, ये भी अमेंडमेंट्स आपके जून 2026 में ही आ गए थे, तो टेक्निकली ये भी अमेंडमेंट जून 2026 के अंदर ही कवर्ड है। तो मैक्सिमम बच्चों का ये भी ऑलरेडी कवर्ड है, ऑलरेडी कवर्ड इन लेक्चर्स में भी कवर्ड है, मैराथन्स में भी कवर्ड है। जो मैंने जून 2026 के लिए ही मैराथन लिया था उसी के अंदर कवर्ड है। अगेन उसी प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। आप में से कोई बच्चा है जिसने उसको एक्सेस नहीं किया था तो आप जाके प्लीज उस मैराथन को रेफर कर सकते हो, क्योंकि उस मैराथन के अंदर बहुत ही प्यारे तरीके से नोट्स के माध्यम से, एक बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको क्या करवा के दिया था, उन सारी चीजों को कवर करवा के दिया था। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूं। तो आपके चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो ये अमेंडमेंट वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, आप अगर देखते हो तो पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक मर्जर जो आया था, फास्ट ट्रैक मर्जर और अमलगमेशन, इसमें ये नए एंटिटीज को नाम लिया गया था कि इनका आप फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकते हो, तो इनको ऐड किया गया था। फिर इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस है, अगेन ये पूरी प्रोसेस फ्लो चार्ट फॉर्म में डाल के रखिए, तो आप यहां से एकदम झटके से उसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। इन केस अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट नहीं किया है तो ही आपके लिए ये एप्लीकेबल है। सर उसके भी नोट्स कहाँ से मिलेंगे? वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन करोगे, वहां पे ऑलरेडी नोट्स पड़े होंगे, और मैराथन से अगर आपको पोर्शन सीखना है तो वहां से आप कवर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो टेक्निकली नॉट अ न्यू थिंग। देन आता है यहाँ पे ये नया आया है, दिस इज न्यू। ये वाला एक पोर्शन एक्चुअली न्यू है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये वाला जो नीचे का भी है ना, ये भी रिपीट ही है, बट छोटे छोटे इन लोगों ने शब्द वगैरह चेंज किए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है, तो वापस से एक बार मैं पढ़ा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सर इशू एंड प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, सर अगर आप देखते हो ना रूल 57, इसके पहले ना रूल 56 आपके सिलेबस में था कि अगर सर एनसीएलटी का कोई ऑर्डर आ गया और आपको उस ऑर्डर के ऊपर एग्जीक्यूशन मांगना है, तो आपको कैसे मांगना है, क्या करना है, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रखी थी। मैं आपको मोटा मोटी दिखा देता हूँ रूल 57 के बारे में भी। कहा गया रूल 57, रुक जाओ एक मिनट, 56 रूल दिखाता हूं मैं आपको, जस्ट एक सेकेंड देना। तररररम, देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, रूल 56, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी द होल्डर ऑफ ऑर्डर में मेक एप्लीकेशन टू एनसीएलटी इन फॉर्म एनसीएलटी 8। आपसे बोला गया था कि आपको अगर आपके ऑर्डर आ गया लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, तो आप उस एग्जीक्यूशन की अर्जी डाल सकते हो एनसीएलटी फॉर्म 8 के अंदर, आप अर्जी डाल सकते हो एनसीएलटी के पास। अभी अगर आप देखते हो तो रूल 57 इन्होंने मिस कर दिया था, वो डायरेक्टली रूल 58 पे चले गए थे, तो अभी इन्होंने बीच में आपके रूल नंबर 50 कौन सा 57 को वापस से एक बार ऐड किया, उसको
जगह दी थी क्योंकि ये भूल गए थे उसको डालना। तो इश्यू एंड प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर रूल 56। सर एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, तो आपने एप्लीकेशन डाली थी एनसीएलटी 8 के अंदर। देन ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल शैल प्रोसेस द एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर। जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो प्रोसेस किया जाएगा। आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, आपको किसी चीज का कंट्रोल लेना है, जो भी है उस ऑर्डर को आपको कंप्लीट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल से जो असिस्टेंस मांग रहे हो वो उसके लिए ऑर्डर पास कर सकता है। द ट्रिब्यूनल शैल कंसिडर ऑब्जेक्शन इफ एनी रेज्ड बाय रिस्पोंडेंट एंड मेक सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट एंड शैल इशू अटैचमेंट और रिकवरी वारंट। जो भी रिस्पोंडेंट को चाहे तो एक बार ओबीएस दिया जा सकता है, और जो भी फिर उसके बाद अटैचमेंट वारंट लगाना है, रिकवरी वारंट लगाना है, वो लगाया जा सकता है। मान लीजिए एनसीएलटी ने केस में कहा था कि इस प्रॉपर्टी को रिकवर करके इस पिटिशनर को देना है, सामने वाला उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होके नहीं दे रहा है, तो वो एक जो पिटिशनर है वो जा सकता है एनसीएलटी के पास, अपना ऑर्डर प्राप्त कर सकता है और उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन भी करवा के ले सकता है, और ट्रिब्यूनल अटैचमेंट या रिकवरी वारंट उसको दे देगा। फिर पुलिस वगैरह आपकी हेल्प करके आपको वो प्रॉपर्टी अटैच करके दे देंगे। देन कलेक्टिव एक्शंस की हम जब बात करते हैं, कलेक्टिव एक्शंस टेक्निकली ये भी डन है, बट फिर भी एक बार के लिए क्यों ना हो, अपन इसको एक बार देखने वाले। सर सीपीसी के अंदर, कंपटीशन एक्ट के अंदर और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑलरेडी सिलेबस के अंदर ये कवर्ड था, कुछ भी नया एज सच है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, फिर भी ठीक है। सर कंपनीज एक्ट का क्लास एक्शन सूट क्या होता है? कंपनीज एक्ट का क्लास एक्शन सूट मतलब एक क्लास जो सेम कंसर्न से अग्रीव्ड है वो जाके केस करते हैं, बट ऐसे सिमिलर कंटेंशंस बाकी भी लॉज में देखने को मिलते हैं, जहां पे एक क्लास जो किसी भी रीजन की वजह से परेशान है या फिर कोई उनको इश्यू फेस कर रही है, जिनका कॉज ऑफ एक्शन सेम है, यानी दिक्कत सबकी सेम है, ऐसे लोग एक साथ आके ही केस कर सकते हैं, और ये भी एक तरीके का क्लास एक्शन सूट होता है। तो इसके रिलेटेड सीपीसी में, कंपटीशन एक्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कुछ प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको मोर और लेस देखने को मिलता है। सर अंडर दिस रूल an individual or group of individuals can file an action for benefit of all person interested in the subject matter of the litigation। एक तो एक व्यक्ति जो एक तो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सभी लोगों के लिए मिलके बेनिफिट के लिए एक लिटिगेशन लड़ सकते हैं, जहां पे सभी लोग सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन याद रखना है, ऐसा एक्शन अगर आपको लाना है, यानी सीपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर अगर आपको एक क्लास एक्शन सूट लाना है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूमरस पार्टीज मस्ट बी प्रेजेंट इन एन रिप्रेजेंटेटिव एक्शन। बहुत सारे पार्टीज प्रेजेंट है तभी आप एक क्लास एक्शन सूट कर सकते हो, अकेले हो तो उसको क्लास एक्शन सूट नहीं मानते हैं। ऑल पार्टीज मस्ट शेयर सेम इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट कैसा है? कॉमन है, कॉमन इंटरेस्ट पे केस कर रहे हो। सर एक व्यक्ति का दूसरा इंटरेस्ट है सामने वाले के ऊपर केस करने का, दूसरा व्यक्ति के दूसरा ही कोई तो ऑब्जेक्ट की वजह से केस कर रहा है, ये कोई क्लास एक्शन नहीं है। तुम दोनों के सूट अलग है, तुम दोनों को अलग अलग सूट करने पड़ेंगे। सर हम दोनों का ग्रीवियंस सेम है, सेम व्यक्ति से सेम प्रॉब्लम है, हाँ आओ फिर अभी ये कॉमन एक्शन है। देन द एक्शन इज मेंटेनेबल ओनली अपॉन सीकिंग प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट। सर आप डायरेक्टली क्लास एक्शन सूट नहीं कर सकते हो, आपको पहले तो कोर्ट की प्रायर परमिशन लगेगी, फिर ही आप कर पाओगे। देन ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि आपको परमिशन लिए बिना मिलेगा ही नहीं इजाजत। ऑन परमिशन बीइंग गिवन बाय द कोर्ट, कोर्ट मस्ट इशू नोटिस टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज है सबको नोटिस दिया जाता है, जो भी व्यक्ति उस क्लास का पार्ट है उसको भी नोटिस दिया जाएगा, जिन व्यक्तियों के अगेंस्ट हुआ है उनको भी पूरा का पूरा नोटिस दिया जाएगा। नो पार्ट ऑफ एक्शन कैन बी विथड्रॉन और अ कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्डेड अनलेस नोटिस इज गिवन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। हम कोई भी पार्ट के ऊपर डिसीजन नहीं देंगे कोर्ट वाले जब तक सबको नोटिस नहीं मिली थी। क्यों सर? क्योंकि किसी का भी कुछ इंटरेस्ट बचा है, किसी का भी कुछ इंटरेस्ट उसको बताना है, तो वो आके बता दे, बाद में जाके डुप्लीकेसी ऑफ सूट्स नहीं होनी चाहिए। सर हमने एक क्लास को एक साथ मिलके रिलीफ देते हैं तो सभी क्लास वालों के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाता है। 10 लोग मिलके केस करने को आए थे, जब ऑर्डर आएगी ना तो वो 10 के 10 लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगी, 10 के 10 लोगों को सेम रिलीफ मिलेगा। अभी ऐसा ना हो जाए कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है उस क्लास का पार्ट था, उसको कुछ और चाहिए था, उसका कुछ इंटरेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेसी ऑफ सूट्स ना हो जाए, वापस जाके सूट ना करे। एक बार यहाँ पे तेरा इंटरेस्ट डन हो गया ना, फिर वो डन हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी डिसीजन आने के पहले हम सभी लोगों को बता देंगे। इफ द पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग in the representative capacity is not acting with due diligence, the court can substitute in his place any other person with the same interest in representative action। सर 10 लोग थे, 10 लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे आगे किया गया था कि मैं कोर्ट में लड़ूंगा। सर भेंडी बाजार थोड़ी है, 10 के 10 लोग थोड़ी आएंगे कोर्ट में, एक को भेजो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में गया था, लेकिन मैं निकला ढोकला। मैं सही से काम कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। मैं डिलीजेंटली काम नहीं कर रहा था। कोर्ट बोली अरे तू इन 10 लोगों का इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा, तुझे उड़ा देना पड़ेगा, दूसरे किसी को भेज, तेरे क्लास में से दूसरे किसी को
को आगे भेज, तू निकल यहाँ से, ऐसा। आपने अगर ओ माय गॉड पिक्चर देखा होगा तो ओ माय गॉड में अगर आपने देखा होगा तो जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो कांजी भाई थे, वो सबके रिप्रेजेंटेटिव पीछे बैठे हुए लोगों के, वो अकेले आगे केस लड़ते थे। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोर्ट को लगता है नहीं नहीं तो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे कांजी भाई, पीछे बैठ जाओ, तो वो किसी और को पीछे से आगे बुला सकते हैं, ऐसा वाला सीन है। देन consequently a decree passed by court in representative action will be binding on all person on whose behalf or for whose benefit the suit was instituted or defended। एक बार डिक्री आ गई ना तो वो सबके ऊपर बाइंडिंग होती है, इसीलिए हम चेक करते हैं हमेशा कि कोई व्यक्ति पीछे ना रह जाए, सबको पता हो कि उसके खिलाफ ऑर्डर आने वाला है। देन फिर हम बात करते हैं सेक्शन 91 empowers two or more persons to file a suit with permission of court to seek a declaration, an injunction or any such other relief against public nuisance or wrongful act affecting or likely to affect public। ये इन्होंने नया ऐड किया है। टेक्निकली इतना सही पार्ट नया है, मैं अगर आपको सच्ची सच्ची बताता हूं तो सर इन्होंने सेक्शन 91 को ऐड करते हुए क्या कहा, अगर सर कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, पब्लिक में तमाशा कर रहा है, पब्लिक को परेशान कर रहा है, पब्लिक को हैरास कर रहा है, तो ऐसे केस में दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ कोर्ट की परमिशन लेके क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट रिलीफ प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं कि उसको इंजंक्शन, पब्लिक न्यूसेंस करने से रोको, उसको कोई डिक्लेरेशन, कोई अधिकार के डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि तू ये अधिकार हमारा है, तू इसके अंदर नहीं आ सकता, ट्रेसपास नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, ऐसा कोई अधिकार लिया जा सकता है। सच एन एक्शन कैन बी ब्रॉट even if no special damage has been caused to such persons by reason of public nuisance or wrongful act। सर पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है ना तो जरूरी नहीं है आपको कोई नुकसान ही हो, पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है तो आपको ऐसा जिद करने की जरूरत नहीं सर मुझे कुछ बहुत बड़ा डैमेज हो गया, कुछ डैमेज हो गया, नहीं। पब्लिक के अंदर न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, पब्लिक को इरिटेशन हो रही है, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स गुड इनफ, दैट इज गुड इनफ रीजन फॉर दिस केस टू बी डेल्ट विद। देन एक्शंस अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट। सर कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। सर यहाँ पे देखो इन्होंने वापस से ओल्ड ही प्रोविजन छाप दिया है। एक्चुअली मैंने तो मेरी बुक के अंदर इस प्रोविजन को करेक्ट करके छापा था, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था। अभी कॉम्पैक्ट नाम का कोई ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एट प्रेजेंट अपील्स NCLAT में होती है। आपको पता है CCI से अगर आप नाखुश होते हो तो आप चले जाते हो NCLAT। तो मैंने मेरे नोट्स में ऑलरेडी करेक्शन करके रखा है, तो अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ोगे तो भी चलने वाला, ये आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आपके लिए ऑलरेडी नोट्स में मैंने उधर चेंज करके रखा था, इन्होंने वापस ओल्ड प्रोविजन ही छाप दिया। यहाँ पे इन्होंने बस 2 डाल के लिख दिया कि अभी ये NCLAT हैंडल करती है, कहीं ना कहीं पे यहीं पे चेंज करके बोल देते अभी NCLAT ही हैंडल करती है, बट इन्होंने डायरेक्टली सेक्शन पेस्ट किया है तो उन्होंने रेफरेंस दे दिया। तो कॉम्पिटिशन एक्ट रिकॉग्नाइजेस द नीड टू कॉम्पनसेट पार्टीज फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी कंपेटिटिव कंडक्ट। सर कोई एंटी कंपेटिटिव कंडक्ट हुआ है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप सब लोग मिलकर भी केस कर सकते हो। लाइक सर रिलायंस जियो और आपका जियो है और आपका एयरटेल और वोडाफोन सब एक साथ आ गए, एंटी कंपेटिटिव कंडक्ट हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है उससे, आप सब लोग भी आ सकते हो इस केस के लिए। Competition Act also recognizes that the conduct of parties may affect numerous parties for whom an individual claim may not be viable. Accordingly, it provides for class action suit for redressal of numerous parties affected by anti-competitive conduct। Competition Act ने कहा हमें पता है एंटी कंपेटिटिव मतलब जनता जनार्दन एट लार्ज का ही नुकसान होने वाला है। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस होगी तो उससे सबका ही नुकसान होगा, तो तुम सबको ही चुल होगी हमारे पास केस लाने की। तो एक साथ इंडिविजुअल केस मत लाते बैठो, पागल हो जाएंगे हम। तुम सबको एक साथ क्लास एक्शन में आने की इजाजत हम देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इस एक्ट ने आपको दांत तो दिए लेकिन खाने के लिए खाना नहीं दिया है, एक तरीके से देखिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? वेयर द न्यूमरस पर्संस विद सेम इंटरेस्ट हैव सफर्ड लॉस और डैमेज caused by anti competitive conduct of an enterprise upheld by the decision of CCI or compact, one or more persons as well as persons acting on behalf of all persons can make application to compact for recovery of compensation for loss damage suffered। So basically यहाँ पे ऐसा क्यों कहा सर? क्योंकि बेसिकली आपको लगता है कि कोई एंटी कंपेटिटिव कोई चीज चल रही है तो आपके पास ये अधिकार नहीं है। आपके पास ये अधिकार कॉम्पेंसेशन मांगने का सिर्फ तब आएगा जब कोई एंटी कंपेटिटिव कंडक्ट के ऊपर पहले तो केस हुआ था CCI के अंदर, CCI ने उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया था या NCLAT ने उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया था, यानी NCLAT बोले थे कि यस यहाँ पे एंटी कंपेटिटिव काम हो रहा है, सामने वाले तूने गलत किया है, ऐसा डिसीजन आया है, फिर ही आप कॉम्पेंसेशन मांगने को जा सकते हो, तब तक नहीं मांगने को जा सकते। सर मुझे लग रहा है ये एंटी कंपेटिटिव काम कर रहा है, लग क्या रहा है? कर रहा है 101%, मुझे नुकसान हो रहा है, हम क्लास एक्शन करते हैं ना, फाइल नहीं करने देंगे, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। आपको रुकना पड़ेगा जब तक CCI या NCLAT डिसीजन नहीं देती थी उसके ऊपर और वो बोल नहीं देती कि हाँ वाकई में इसने एंटी कंपेटिटिव एक्ट किया है, फिर ही आप आके केस कर पाओगे, तब तक आप केस नहीं कर पाओगे।
ये तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यानी यही मैंने कहा, आपको दांत तो दिए लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया है। खाने के लिए तब मिलेगा जब कोर्ट डिसीजन दे देगा। तो ये आपको आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। सर PIL इनको हम प्यार से कहते हैं। सर PIL इनको हम कॉमन पार्लेंस में कहते हैं और ये एक लीगल एक्शन है फाइल्ड बाय इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। सर जब भी जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हार्म हो रहा होता है ना किसी भी तरीके से, तो कोई भी व्यक्ति जाके PIL फाइल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, सर आपका उस मैटर में कोई इंटरेस्ट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूमरस PILs फाइल होते हैं। मैंने मेरे लेक्चर में जाके आपको दिखाया भी था कि कितने सारे PILs अलग अलग मैटर्स पे आज के टाइम पे फाइल्ड है। तो आप बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हो। इनफैक्ट स्टेट वर्सेस विशाखा जजमेंट आपने पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा जजमेंट, यानी आपका विशाखा गाइडलाइंस वाला केस लॉ। हाँ, वो तो केस लॉ तो पहले चला था, फिर उसके ऊपर एक PIL फाइल की थी। क्या कही थी? PIL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि वुमेन सेफ्टी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर गाइडलाइंस बनाए थे। टेक्निकली केस तो जहां पे राजस्थान में हुआ था उसी कोर्ट में खत्म हो गया था, उसके आगे केस कभी गया ही नहीं था। वो उसके आगे केस को जाने की इजाजत ही नहीं मिलती क्योंकि वहां पे लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वहीं पे केस दबा दिया गया था। बट बाकी के जो लोग थे, वुमेन इंटरेस्ट के ग्रुप्स थे, उन्होंने उस मैटर को आगे लेकर कहां पे गए थे? सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हिसाब से गए थे, वो अपील लेके नहीं गए थे, वो एक PIL लेके गए थे कि सर वुमेन्स की सेफ्टी का क्या होगा। फिर वुमेन ने उसके ऊपर विशाखा गाइडलाइन वुमेन क्या कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर विशाखा गाइडलाइंस बनाए थे। देन यहाँ पे it is a tool for safeguarding socio-economic rights and judiciary has used as a weapon against the wrongdoers। ये आपके सोशल इकोनॉमिक राइट जो एक इंसान के उनको बचाए रखने के लिए, वुमेन सेफ्टी का राइट फॉर एग्जांपल, एंड जुडिशरी ने इसको बहुत बार इस्तेमाल भी किया है एज अ वेपन अगेंस्ट wrongdoers। क्लास एक्शन हैज बीन ब्रॉट अप ऑन द सेम लाइंस बट देयर आर सम की डिफरेंसेस। आपको डिफरेंस आ सकता है सर क्लास एक्शन वर्सेस PIL के बीच का डिफरेंस क्या है? ये भी कुछ भी नया नहीं है, ये अपन ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं यूनिक वालों। क्लास एक्शन हैज बीन ब्रॉट at the same lines and there are some key differences। क्या differences है? Class action can be filed against any entity including private entities where PILs can be filed against state or public authority in high court or supreme court। एक difference क्या है? Class action suit आप usually private entities के against फाइल करते हो, but PIL जो होता है वो आप state या public authorities के against फाइल करते हो कि सर state मेरे rights को protect नहीं कर रहा है, सर ये authority मेरे rights को protect नहीं कर रही है, कौन सी वाली गवर्नमेंट अथॉरिटी मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। जो कि आपके स्टेट ऑफ राजस्थान में भी वही हुआ था, राजस्थान गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या किया था? PIL फाइल हुआ था। देन representative in action of class action suit must suffer from an injury or have interest in the claim whereas there is no such requirement in PIL for the plaintiff। important point है सर, आप क्लास एक्शन सूट जब करते हो ना तो आपको एक्चुअली कुछ उस केस में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका कुछ एक्चुअली नुकसान हुआ है। PIL में ऐसी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी डैमेज नहीं हुआ होगा ना तो भी आप पब्लिक हित में केस कर सकते हो। देयर आर न्यूमरस PILs, जस्ट गूगल पे जाके डाल देना रिसेंट PILs, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारे मुद्दों के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे उनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देन टू लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 में बहुत सारे केस लॉज को अभी आपके बुक से निकाल दिया है। ये सारे केस लॉज जो आपकी बुक में सेंचुरी एनका लिमिटेड वर्सेस सेबी है, देन मेगा रिसोर्सेस वर्सेस सनरी है, या फिर राकेश झुनझुनवाला का जो केस था, इनको निकाल दिया गया है आपकी बुक से। तो आप इनको आपकी बुक से कट आउट कर सकते हो और ये कुछ नए केस लॉज को आपको ऐड किया गया है। इन नए केस लॉज के अंदर बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार के लिए अपन इसके साथ डील कर लेंगे। मैंने जितना अंडरलाइन किया है मोर और लेस, उससे आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, आपको अंदर के फैक्ट्स भी एज सच पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर सॉम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज लिमिटेड, बोले तो ये दारू बीरू का बिजनेस करते हैं बेटा, वर्सेस सेबी के अंदर 2026 रीसेंट केस लॉ को एक्चुअली उन्होंने ऐड करने की कोशिश की। SAT upheld SEBI's penalty on company for misleading and inadequate disclosures regarding cancellation of its 100 crore expansion plan and preferential issue violating SEBI LODR regulations। मैं आपको मोटा मोटी बताता हूं कि इन्होंने किया क्या था। इन्होंने किया ऐसा था कि सबसे पहले इन्होंने प्रेफरेंस इशू करने की बात छेड़ी कि हम प्रेफरेंशियल इशू करने वाले हैं, इन्होंने ये बात छेड़ी। और प्रेफरेंशियल इशू करने के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस को वगैरह नोटिफाई कर दिया कि हम प्रेफरेंशियल इशू को पास करने के लिए इस दिन पे मीटिंग करने वाले, ऐसा सब कुछ बता दिया। ये न्यूज जैसे ही पब्लिक में गई कि प्रेफरेंशियल इशू होने वाला है, शेयर्स की प्राइसेस में वगैरह चेंज वगैरह आने लगा। फिर इन्होंने ना वो मीटिंग ली नहीं, किसी रीजन की वजह से एडजर्न कर दी, किसी रीजन की वजह से एडजर्न करते करते गए और अचानक से बहुत दिनों बाद अचानक से एक मीटिंग लेके उन्होंने क्या बोल दिया कि हम ये प्रेफरेंशियल इशू कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने किया था।
Now, देखो, here in a case, company in its first corporate announcement gave an impression that convertible equity warrants would be issued to raise 100 crores nearly after a month of a clever announcement was made stating that meeting was cancelled due to unforeseen circumstances where actual reason was lesser need of funds. यहाँ पे but the most relevant and important aspect is giving an impression to investors of the company that it was proposing an 100 crore investment and clearly not intimating the cancellation of proposal. सेबी ने पेनल्टी क्यों लगाई है देख रहे हो आप? सेबी ने पेनल्टी लगाई है कि एलओडीआर लगाता है कि आपने एडिक्वेट और सिंपल एक्यूरेट डिस्क्लोजर सिंपल लैंग्वेज में देने चाहिए, लेकिन पहले कंपनी ने क्या किया, एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की, एक इंप्रेशन बनाया कि हम 100 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं, 100 करोड़ रेज करना चाहते हैं, एक्सपांशन पर्पस के लिए रेज करना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने एक इंप्रेशन बनाया। लेकिन एक मंथ के क्लेवर अनाउंसमेंट वाज मेड कि क्या है, मीटिंग कैंसिल हो गई। एक मंथ तक इन्होंने क्या क्लेवर अनाउंसमेंट की कि नहीं नहीं एक्सपांशन नहीं कर पा रहे, मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं, बता नहीं रहे थे कि मीटिंग क्यों कैंसिल कर रहे हैं। एक मंथ के लिए बस क्या किया, चीजों को आगे आगे ढकेलते गए। 100 करोड़ का अनाउंसमेंट किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलने वाले और 100 करोड़ का एक्सपेंशन का प्लान अप्रूव करने वाले, लेकिन एक महीने के लिए एवरी टाइम ये क्या करते थे, मीटिंग एडजर्न, मीटिंग एडजर्न, मीटिंग इज कैंसल्ड, मीटिंग इज कैंसल्ड, ऐसा दिखाते थे कि एक्सपेंशन होने वाला है। पूरे एक महीने के लिए इन्होंने ऐसा दिखाया कि 100 करोड़ का एक्सपेंशन फिक्स है, बस मीटिंग नहीं हो पा रही अप्रूवल देने के लिए, मीटिंग कैंसिल, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से मीटिंग कैंसिल हो रही है, ऐसा बताया। लेकिन एक्चुअल रीजन था कि उनको भी पैसों की जरूरत नहीं थी, बट इसकी वजह से हुआ यूं कि इन्होंने एक इंप्रेशन बनाए रखा एक महीने के लिए कि कंपनी 100 करोड़ का एक्सपांशन करने वाली है, 100 करोड़ का एक्सपांशन करने वाली है, जबकि एक्चुअली प्रपोजल कैंसिल होने वाला है, ये इनको बहुत पहले पता चल गया था। आपको प्रपोजल कैंसिल करना था ना, आपने इमीडिएटली बोल देना चाहिए था कि प्रपोजल कैंसिल हो गया, उसकी वजह से मीटिंग कैंसिल की है। नहीं, आप जानबूझ के झूठा दिखा रहे थे एक महीना के लिए कि प्रपोजल चल रहा है, प्रपोजल चल रहा है, प्रपोजल चल रहा है, अभी भी करने वाले, और एक महीने बाद आपने बता दिया नहीं करने वाले, तो आपने चूना लगाया लोगों को। इससे स्टॉक मार्केट में बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, लोग इस एक्सपांशन की वजह से कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से सेबी ने क्या बोला, सेबी ने इनको मस्त तरीके से क्या लगाई, एक पेनल्टी लगाते हुए सेबी ने पहले पेनल्टी लगाई, फिर वो उन्होंने अपील किया सैट में कि सैट जी हमने तो कुछ गलत नहीं किया है, हमने तो, हमारा तो अनफॉर्चून सर्कमस्टेंसेस की वजह से मीटिंग कैंसिल हो रही थी, सच कह रहे सर, सच कह रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे। सैट बोली चल बेटा चल निकल यहाँ से, निकल, फुट जल्दी से फुट, सेबी ने जो ऑर्डर दिया है वो एकदम सही दिया है। देन दूसरा केस लॉ, कॉम्टेक शेयर कैप लिमिटेड वर्सेस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड सैट ने ये डिसीजन दिया है। अगेन सैट का डिसीजन है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ग्रांटेड रिलीफ to the appellant by setting aside harsh cancellation of appellant's registration imposed by SEBI। SEBI ने appellant का क्या किया था, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था। SEBI के कुछ एलिगेशंस है, यहाँ पे आपको एक एलिगेशंस की लिस्ट दी गई है। SEBI ने क्या एलिगेशंस लगाए थे, देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये कौन था, कॉम्टेक शेयर जो लिमिटेड कंपनी है वो एक आरटीए थी, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट थी। आरटीए बोले तो आपको पता है जो शेयर ट्रांसफर करने का वगैरह काम करती है, आरटीए थी। सेबी के एलिगेशंस क्या थे, देखो, एपेलेंट डिड नॉट कोऑपरेट विद सेबी ऑफिशियल्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, जो इनके खिलाफ इंस्पेक्शन चल रहा था उसमें इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। एपेलेंट डिड नॉट कोऑपरेट ड्यूरिंग द ऑडिट, उन्होंने ऑडिट के टाइम पे कोऑपरेट नहीं किया। एपेलेंट फेल्ड टू प्रोवाइड रिक्विजिट डेटा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जितना टाइम में डेटा मांगा था उन्होंने दिया नहीं। एपेलेंट डिड नॉट मेंटेन द रिकॉर्ड्स। Appellate failed to file half yearly reports since 2013। 2013 से ये लोग हाफ ईयरली रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे, मतलब अभी जाके 2026 में इनको जाग आई, लेकिन 2013 से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। इसीलिए सेबी ने एक डेजिग्नेटेड, सेबी अपॉइंटेड अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी who recommended cancellation of appellant certificate of registration, होगा show cause notice was issued to appellant and after granting an opportunity the impugned order has been passed। impugned बोले तो जो challenged order है यहाँ पे, इसको पास किया गया। सेबी ने अपना एओ बिठाया, एओ बोला कि अरे बहुत ग्रेव वायलेशन है, 2013 से फाइल नहीं कर रहे, लाइसेंस ही उड़ा दो इनका, छोड़ो ही मत इन आरटीओ वालों को, उड़ा दो बोले। सेबी बोले उड़ा दे भाई, तो ओबीएच दिया, ओबीएच से भी कुछ ज्यादा इनको करना था नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, इनको उड़ाना ही था, तो उन्होंने उड़ा दिया और एक इनपंक्ड ऑर्डर यानी ये चैलेंज ऑर्डर फाइल हुआ। फिर जो आरटीए था वो नाखुश हुआ और आरटीए खुश होकर कहां पे गया, अपील करते हुए चला गया। सैट ने क्या ऑर्डर दिया, देखो सैट ने देखा कि यहाँ पे एडमिटेडली देयर वर नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट एपेलेंट टू कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑन एडिट,
ऐसे कोई उसके अगेंस्ट क्या थे, कंप्लेंट्स नहीं थी कि उसके अगेंस्ट इंस्पेक्शन करो या ऑडिट करो. इट इज ऑल्सो नॉट डिस्प्यूटेड दैट अपीलेट हैज बीन फंक्शनिंग एज आरटीए सिंस 1969. ये भी कोई डिफरेंस नहीं है कि वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं और ऐसी कोई कंप्लेंट आई थी इनके खिलाफ ऑडिट करो या इन्वेस्टिगेशन करो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. इन द टू लेटर्स रिफर्ड बाय द लर्नेड senior advocate of SEBI, SAT has not found any objectionable language or intent. All that appellant has conveyed in the office is the office timings and even wished the audit team a pleasant stay in Mumbai. इन्होंने क्या बोला, ये जो सेबी कह रही है ना कि इन्होंने हमारे ऑडिट से कॉर्पोरेट नहीं किया, ऑफिशियल से कॉर्पोरेट नहीं किया, डेटा नहीं देते थे रिक्विजिट टाइम पे, रिकॉर्ड्स नहीं चेक करने देते थे, तो इन्होंने बोला ऐसा तो क्या इनके लेटर्स वगैरह में कुछ दिखता नहीं है. उल्टा हमने जो उनके लेटर्स देखे हैं ना ऑडिट के टाइम पे, उसमें ऐसा लिखा है, उन्होंने बस बोला है कि ऑफिस टाइम में आना ऑडिट करने के लिए. वो रीजनेबल लगता है भाई, 12-12 1-1 बजे आओगे तुम रात के, तो हम कैसे ऑडिट करने देंगे. आप ऑफिस टाइम में आइए, हम आपको सब देते हैं. और उन्हें इनफैक्ट उनके लेटर्स में प्लेजेंट स्टे भी बोला था कि आए हो मुंबई में ऑडिट करने के लिए, आराम से रहिए, सुख से रहिए. उनको कोई परेशान करने की इच्छा हमें इन लेटर से तो दिखती है नहीं वैसे. फर्दर केयरफुल परसुअल देखने के बाद ऑफ द वायलेशंस कमिटेड बाय अदर आरटीएस एंड पेनल्टी इंपोज्ड ऑन देम विजिबल्स द एलिज्ड वायलेशन अगेंस्ट द एपेलेंट. अगर हम कंपेयर करते हैं ना, बाकी के भी आरटीएस हैं जिन्होंने ऐसे हाफ क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल नहीं किया है, या नोटिस को टाइमली रिप्लाई नहीं किया, या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, या ऑडिट में कोऑपरेशन नहीं किया है, shows the direction of cancelling the registration of appellant is too harsh. बट उन लोगों पे ना सेबी ने क्या लगाई थी बताया, क्या पेनल्टी लगाई थी, लाइसेंस नहीं कैंसिल किया था. हमने कंपेयर किया सेबी का एक्शन ऑन दिस आरटीए वर्सेस सिमिलर आरटीए जिनके ऊपर सिमिलर एक्शंस हुए थे, तो सेबी ने वहां पे पेनल्टी लगा के छोड़ दिया था यार, बट यहाँ पे बड़ा हार्ड चेक किया यार, यहाँ पे डायरेक्ट लाइसेंस ही कैंसिल किया. कीपिंग इन द व्यू द ग्रेविटी ऑफ वायलेशंस, सैट इज कंसिडर्ड is of a considered opinion that the cancellation of appellate registration is extremely harsh and the appeal is allowed in the part. अभी क्या कर दिया सेबी ने, फाइनली अपील अलाउड किए. अभी डिसीजन क्या होगा ये तो आपको बाद में देखना पड़ेगा कि क्या करने वाले हैं. पास्ट ऑल टाइम सेबी मॉडिफाइड एज रिस्ट्रेनिंग अपेलेंट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग एक्सेप्टिंग, तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. अपील तो अलाउड की है, डिसीजन उस अपील के ऊपर क्या आएगा ये तो अपने को देखना पड़ेगा, लेकिन एक हार्श डिसीजन है तो अपील को यहाँ पे अलाउड किया गया है. देन लास्ट केस लॉ जो आपको दिया गया है यहाँ पे, छोटा सा केस लॉ है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस राम किशोरी गुप्ता एंड अदर्स. सुप्रीम कोर्ट का डेटेड ऑर्डर है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बेंच ऑफ दिस कोर्ट अफर्म दैट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड जस्टिस. सर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा बोले तो क्या, सर एक बार केस हो चुका है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, तो आप वापस केस ला नहीं सकते. सिमिलर ग्राउंड्स पे केस ला सकते हो क्या, नहीं. बार ऑन जुरिस्डिक्शन बोले तो एक बार डिसाइड हो गया तो हो गया, वापस उसको लाना है क्या, नहीं. It was held that when proceedings attain finality, parties are bound by the judgment and stop from questioning. बार बार उसी केस को उसी कोर्ट में नहीं ला सकते, अपील अलग है, वापस उसी मैटर को आप ला सकते हो क्या, नहीं. It was observed that the principles of res judicata would equally be applicable in proceedings before administrative authorities. यहाँ पे बेसिकली डिसीजन क्या आया अगर आप देखते हो तो डिसीजन इतना ही है, सर सीपीसी में सीआरपीसी में रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगता है क्योंकि वो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स है. बट एक इंसान का सवाल था कि क्या ये रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जैसे सेबी हो गई, सेबी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, आरबीआई होगी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो एडमिन करने का काम कर रही है लॉज को, क्या उनके ऊपर भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगता है क्या, उन्होंने कोई डिसीजन दिया है तो उसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस उनके ऊपर भी लगता है, वो भी एट एंड एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है तो उनके ऊपर भी ये प्रिंसिपल लगने वाला है. दैट्स इट, इतना ही यहाँ पे डिसाइड हुआ. अभी हम आते हैं एक छोटा सा जो बड़ा सा चैप्टर मैंने छोड़ा था, वो था आपका स्टैंप ड्यूटी वाला पार्ट जो अपन ने चैप्टर 2 में छोड़ रखा था, और यहाँ पे आपका ये अमेंडमेंट जो पार्ट है वो हो जाएगा कंप्लीट. आओ बढ़िया, चलो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग के अंदर ये अमेंडमेंट आया. सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा के दिखाए भी थे लेक्चर्स में, लेकिन थियोरेटिकली अभी पढ़ने का समय आ गया. सबसे पहले ड्यूटीज ऑन इंस्ट्रूमेंट. सर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट इज that it levies the duty on instruments and not on the transactions covered by the instruments. सर इंडियन स्टैम्प एक्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हम इंस्ट्रूमेंट्स पे ड्यूटी लगाते हैं ना कि उसके अंदर के ट्रांजैक्शन को देखते हुए. ऐसा इन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल कहा है, लेकिन ये कोई सच प्रिंसिपल नहीं है, ऐसा ही लिखने के लिए लिखा है इन्होंने. एक्चुअली अगर आप देखते हो तो आपने पढ़ा होगा एक इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कवर कराने की कोशिश करते हो, सारे ट्रांजैक्शंस की ड्यूटी फोड़ते हैं. हाँ ये भी सच है, लेकिन अगर आपने एक ही ट्रांजैक्शन के लिए मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बना रखे तो सिर्फ
कौन से ट्रांजैक्शन पे, प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन पे जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है उस पर फुल ड्यूटी लगती है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स पे 1-1 रुपए की ड्यूटी लगती है। आपने ये पढ़ा है स्टैम्प एक्ट के अंदर। हाँ, इस चैप्टर के अंदर नहीं, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है कि एक इंस्ट्रूमेंट न्यूमरस ट्रांजैक्शन सबकी ड्यूटी भरनी पड़ेगी। वहीं पे एक ट्रांजैक्शन न्यूमरस इंस्ट्रूमेंट्स, तो मेन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फुल ड्यूटी, बाकी लोगों के ऊपर 1-1 रुपए। तो ये सिर्फ एक गाइडेंस है, ये कोई सच्चे या तथ्य नहीं है। Then the stamp duty on an instrument depends upon the real nature of substance। देखो अभी आ गए ना, वाकई में नीचे आ गए ना, क्या कहते हैं, देखो स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड करती है रियल नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट ऑन एनी टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट पे क्या टाइटल लिखा है ना, उससे स्टैम्प ड्यूटी नहीं तय होती, आपके ट्रांजैक्शन से तय होती है। आपने टाइटल में लिखा है मैं लीज कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली हमने जब पढ़ के देखा तो हमें समझ में आया तुम बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो लीज के हिसाब से नहीं, सेल के हिसाब से, ट्रांजैक्शन के हिसाब से लगेगी। वर्डिंग्स क्या यूज है ये देखा जाएगा, तुमने डॉक्यूमेंट को टाइटल क्या दिया है ये नहीं देखा जाएगा। सर वैल्यूएशन, सफिशिएंसी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी लेबल on a document must be determined by looking at the document and what is stated therein and not on any other एविडेंस। उस डॉक्यूमेंट के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या है इसी से डिसाइड किया जाएगा वैल्यू कितनी होगी। प्रॉपर्टी बेचते टाइम कितने की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड होती है। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, कितना स्टैम्प ड्यूटी भरना है, ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट के कंटेंट को देख के ही समझ में आता है। The valuation for the purpose of stamp duty is also to be based on value of the date of instrument is executed and not with reference to any subsequent changes। जिस दिन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था उस दिन की वैल्यू लगती है, बाद में जाके आपने कुछ चेंजेस किए तो उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको लेक्चर्स में ये भी समझाया था कि ये वैल्यूएशन निकाल के देना भी एक पेशा है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो सिर्फ वैल्यूएशन निकाल के देते हैं, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी कितने की लगेगी ये प्रॉपरली कैलकुलेट करना भी जोक नहीं होता है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजंस होते हैं, शेड्यूल्स दे रखे हैं, बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी होती है। लाइक शेड्यूल में 1 2 3 आइटम्स हैं, फर्स्ट आइटम एंड थर्ड आइटम ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही बात कर रहे हैं, सेम ही ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। मैंने आपको लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट 2 या 3 जगहों पे कवर की गई है, अलग अलग नामों से, डायरेक्टली नहीं लिखा है, अलग अलग नामों से कवर किया गया है। अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली भरना है, कौन सी ड्यूटी एक्चुअली कैलकुलेट करनी है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो वैल्यूएशन करने का भी एक अलग पेशा है, आप उसमें भी लोग पैसा कमाते हैं कि कितनी वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी भरनी है ये बताते हैं। वो शेड्यूल वीड्यूल चेक करेंगे, कहीं पे क्रॉस चेक करेंगे, डिसीजंस वगैरह चेक करेंगे कि यहाँ पे कैसे कवर किया गया है, और एक्चुअली वैल्यूएशन निकाल के देंगे आपको। तो इसमें भी लोग पैसा कमाते हैं। देन इंसिडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड पेनल्टी। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेबल ऑन एन इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू लॉ इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बट द लेवी ऑफ पेनल्टी is to be determined with the reference of law in force at the time of presentation of the document in evidence। क्या कहते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो चार्जेबल होगी ना वो तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन की होगी, लेकिन हम उसके ऊपर जब पेनल्टी लगाने की बात करेंगे ना कि कितनी पेनल्टी लगानी है, वो उस टाइम की नहीं बात करेंगे, वो हम करेंगे जब तुमने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था एज अ एविडेंस। मतलब उसके ऊपर जब चर्चा शुरू हुई पेनल्टी लगाने की नहीं है, तब की पेनल्टी की हम बात करेंगे। मतलब उस टाइम पे पेनल्टी बढ़ गई होगी तो ज्यादा पेनल्टी भरनी पड़ेगी, उस टाइम कम होगी होगी तो कम भरनी पड़ेगी, लेकिन कम तो होती नहीं है, ज्यादा ही होती है। तो एक तरीके से बनाते टाइम स्टैम्प ड्यूटी है, लेकिन जिस दिन हम आपको मारने के लिए पकड़ेंगे उस दिन की पेनल्टी लगा देंगे, ऐसा इन्होंने कहा। लॉ रिलेटिंग टू पेमेंट्स, शेड्यूल स्पेसिफाइंग द रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। लॉ का ही पार्ट है शेड्यूल, मैंने आपको लेक्चर्स में ही बताया था, अभी भी जस्ट भी बताया। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट शेड्यूल में अलग अलग नामों से बहुत जगहों पे कवर की गई है, तो वो शेड्यूल है, उसमें लिखा जाता है कितनी ड्यूटी भरनी है। एंड मस्ट बी रेड टुगेदर विद if there are with must be read together with it, मतलब लॉ और शेड्यूल एक साथ पढ़ना है। इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन शेड्यूल एंड स्टैम्प एक्ट द लेटर शैल प्रिवेल। शेड्यूल और एक्ट में ही कंफ्यूजन हो रहा है तो एक्ट शैल प्रिवेल ऐसा इन्होंने लिखा है। देन इंक्लूसिव लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विद ड्यूटी। एक आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, लिस्ट दे रखी है कि किन किन ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। जस्ट एक टाइम पास के लिए लिस्ट दे रखी है, क्यों ही दी है पता नहीं, बट उन्होंने दी है। सेल डीड प्रॉपर्टी जब आप बेचते हो, कन्वेंस करते हो, कन्वेंस सेल डीड सेम होती है, पार्टीशन हिस्से कर रहे हो लैंड के, एक्सचेंज कर रहे हो प्रॉपर्टीज को, तो ये सारी चीजों में क्या होता है लगता है। एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो लैंड का, कोई सेल एग्रीमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कोई एमओए भी हो रहा है पार्टीज के बीच में, तो उसके ऊपर भी क्या लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है। मॉर्गेज डीड, चार्ज क्रिएट कर रहे हो, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज विद पोजेशन, मॉर्गेज के साथ साथ पोजेशन भी ट्रांसफर हो रहे हो। हाइपोथिकेशन बोले तो क्या कहते हैं, गाड़ी वगैरह खरीदते वक्त आप हाइपोथिकेट करते हो चीजों को। हाइपोथिकेट मतलब गाड़ी का ओनरशिप वैसे तो बैंक के पास रह जाता है, क्या रह जाता है, बैंक के पास, बट आपको पोजीशन मिल जाता है यूज करने का। लोन वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद बैंक गाड़ी से नाम हटा के तुमको
ओनरशिप ट्रांसफर करती है तो उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। रीजन रेंटल एग्रीमेंट्स कर रहे हो तो उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। शेयर्स को ट्रांसफर करते हो, इशू करते हो या कुछ भी करते हो तो उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। सर इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर फ्रैंकिंग से स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि आप अभी स्टैम्प पेपर चिपका नहीं सकते, छोटे छोटे एडहेसिव स्टैम्प्स, आपको एक बड़ा स्टैम्प लेना पड़ेगा, ऑनलाइन भरनी पड़ेगी या फ्रैंकिंग करनी पड़ेगी। वहीं पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब आप SH4 बनाते हो ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो उसके ऊपर वो छोटे छोटे एडहेसिव स्टैम्प्स से ट्रांसफर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी भी जाती है। तो अलग अलग तरीके हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर चलता है। पावर ऑफ अटर्नी वगैरह बना रहे हो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी है। कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाते हो, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का महाराष्ट्र में 500 रुपये लगता है स्टैम्प ड्यूटी। तो सेल परचेस एग्रीमेंट कुछ बना रहे हो, कोई लोन क्रेडिट फैसिलिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज हैं, कहीं पे भी एग्रीमेंट बनाते हो तो 500 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी मिनिमम है महाराष्ट्र में। वैसे बाहर अलग हो सकते हैं, महाराष्ट्र में मिनिमम 500 रुपये चार्ज करते हैं। देन रिसीट्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉक्सीज, ऐसे कोई कोई डॉक्यूमेंट्स है जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आते हैं। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट लिस्ट के अंदर भी कवर्ड होती है और सेंट्रल लिस्ट के अंदर भी कवर होती है, बट ये सारे मैटर्स कहाँ पे है, सेंट्रल लिस्ट में दिए गए हैं। अलग अलग मैटर्स के ऊपर अलग अलग ड्यूटी की बात की गई है। जो मैटर्स सेंट्रल लिस्ट में कवर्ड है उनकी स्टैम्प ड्यूटी सेंट्रल के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो स्टेट में कवर्ड है उनको स्टेट के हिसाब से डील करना पड़ता है। नाउ सर रेट्स ऑफ ड्यूटीज ऑन ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर्स, देखो ये अभी अपन बात कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी ऑन डीमैट शेयर्स इज 0.005% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। जब आप डीमैट में शेयर्स को इशू करते हो तो इतनी स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। डीमेटेरियलाइजेशन बहुत सारे कंपनीज का हुआ था बीच में, आप लोगों तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड का नहीं पता होगा, लेकिन डीमेटेरियलाइजेशन हुआ था। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के बोला था कि सारे XYZ प्राइवेट कंपनीज, XYZ पब्लिक कंपनीज जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उन्होंने अपने फिजिकल फॉर्म्स ऑफ शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है, यानी डीमैट में इशू करना है। तो उस टाइम पे इतनी स्टैम्प ड्यूटी उनको कन्वर्जन पे लगी होगी लोगों को इशू करके देने में। स्टैम्प ड्यूटी ऑन फिजिकल इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन दिल्ली इज 0.1% ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिपेंड्स ऑन कंसर्न स्टेट डिपार्टमेंट। टेक्निकली ना आपके जो शेयर रिलेटेड मैटर है ना वो स्टेट लिस्ट में दिया गया है, मतलब स्टेट डिटरमाइन करती है कितनी ड्यूटी लगनी चाहिए। बट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ना बीच में एक नोटिफिकेशन निकाल के शेयर ट्रांसफर के ऊपर की स्टैम्प ड्यूटी को यूनिफॉर्म करने की कोशिश की थी, उसीलिए उसने डीमैट का बता दिया था, ट्रांसफर ऑफ डीमैट में भी ड्यूटी बता दी थी। वैसे तो एक्चुअली शेयर सर्टिफिकेट्स के ट्रांसफर इश्यू के ऊपर की ड्यूटी रेगुलेट है स्टेट लिस्ट के अंदर, बट यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लगा दिया था कि अगर आप फिजिकल इश्यू ऑफ शेयर्स करते हो तो इतना इतना देना पड़ेगा। स्टेट दिल्ली में है, लेकिन कहाँ पे, दिल्ली, महाराष्ट्र में अलग हो सकता है। सर ट्रांसफर करते हो ना डीमैट शेयर्स को तो इतनी लगेगी। गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म किया है, डीमैट को यूनिफॉर्म किया, क्योंकि डीमैट कैसा है पूरे इंडिया में चल जाता है। फिजिकल स्टैम्प्स अगर आपकी स्टेट में चल रहे हो तो आप स्टेट ड्यूटी लगा सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन, आइडेंटिफाई वेदर द डॉक्यूमेंट इज एग्जामेबल यानी चार्जेबल। एक्चुअली चार्जेबल भी है कि नहीं है ये भी देखो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जेम्प्ट होते हैं स्टैम्प ड्यूटी से कि उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगनी ही नहीं वाली है, तो उसके ऊपर भरने की जरूरत नहीं है। असर्टेन द करेक्ट वैल्यूएशन बेसिस एंड रेट, सबसे पहले ये सबसे मुश्किल होता है, एक्चुअल कितना वैल्यूएशन लगेगा ये एक्सेस करो, प्रोफेशन है भाई। देन कंप्यूट ड्यूटी, फिर ड्यूटी कितनी लगेगी ये निकालो। चूज द मेथड ऑफ स्टैंपिंग, ये भी अपन सारे के सारे मेथड डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स के अंदर, था नहीं आपके सिलेबस में लेकिन अपन ने डिस्कस किया था। ई स्टैंप नाम का एक मेथड होता है, ई स्टैंप तो था आपके सिलेबस में, अधेसिव स्टैंप्स भी था, फ्रैंकिंग भी, मतलब उन्होंने एकदम ही ओवरव्यू बताया था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि सर ई स्टैंप बोले तो मैंने आपको बताया था, आप वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट से जाके स्टैंप ड्यूटी पे कर देते हो और एक वेबसाइट से जाके उसका प्रिंट लेने का पेड स्टैंप ड्यूटी का और वो एग्रीमेंट के ऊपर लगा देने का, उसको कुछ कैंसिल विंसल कराना पड़ता है, बट दैट्स इट। देन आता है फ्रैंकिंग, फ्रैंकिंग भी मैंने आपको बताया था। पहले तो एक तरीका होता है एम्बॉसिंग, एम्बॉसिंग मतलब एक स्टैंप पेपर ही आ जाता है प्रॉपर का प्रॉपर, ऐसा स्टैंप पेपर बना होता है, आपने देखा होगा भारत सरकार का लंबे वाले स्टैम्प पेपर आते हैं, वो सबसे कॉमन तरीका था पहले के जमाने में स्टैम्प ड्यूटी भरने का। अब ये तरीका कम होते जा रहा है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे महाराष्ट्र में अभी मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैम्प पेपर खरीदने जाओगे ना, वो एम्बॉस वाला 500 रुपए वाला आता है, तो 500 रुपए भरने पड़ते हैं। लेकिन अगर मुझे सर नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी भरनी है 50 रुपए 40 रुपए की, तो मैं 500 रुपए का थोड़ी स्टैम्प पेपर खरीदते बैठूंगा, तो आप ई स्टैम्प से वो 30-40 रुपए भर सकते हो, या फिर फ्रैंकिंग करा के ले सकते हो। फ्रैंकिंग क्या होता है, फ्रैंकिंग के अथॉरिटीज होते हैं, मान लीजिए बैंक्स वगैरह में होता है ये फ्रैंकिंग का सिस्टम। आप क्या करते हो, जिसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी भरना है ना, जिस एग्रीमेंट के ऊपर, उस एग्रीमेंट को लेके जाते हो, उस बैंक वाले के पास देते हो, उसके पास ऐसे एक मशीन होती है स्टैम्प ड्यूटी पे करने की, वो उस मशीन के ऊपर रखता है, टक 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 टक, ऐसा प्रिंट हो जाता है कि इसके ऊपर की स्टैम्प ड्यूटी भर
भर चुकी है, ऐसा ऊपर बोल्ड में प्रिंट होके आता है ऐसे इंक से, आपको उसको पैसे देने हैं और वो ऐसा बोल्ड में आपको ऊपर लिख के दे देगा कि आपने स्टैम्प ड्यूटी भर दी है। तो इसका फायदा क्या है, ई स्टैम्प और फ्रैंकिंग का जितने अमाउंट की स्टैम्प ड्यूटी भरनी है ना उतने तक ही भर सकते हो। कैलकुलेशन से सर 47 रुपीज आए, 47 एग्जैक्ट भर सकते हो। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, एम्बॉसिंग में 500 रुपए का स्टैम्प पेपर डायरेक्टली खरीदना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। देन आता है अधेसिव स्टैम्प्स। अधेसिव बोले तो वो स्टिकर वाले स्टैम्प्स, बट ये स्टिकर वाले स्टैम्प्स हर जगह पे अलाउड नहीं है। स्टिकर वाले स्टैम्प्स कुछ ही सर्टेन ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही अलाउड होता है। अगर आपने इधर उधर उसको इस्तेमाल किया ना पेनल्टी लगती है। जैसे शेयर्स को जब आप इश्यू करते हो ना तो अधेसिव स्टैम्प चिपकाना अलाउड नहीं है, पहले अलाउड था अभी अलाउड नहीं है। वहीं पे जब आप ट्रांसफर करते हो SH4 बनाते हो ना तो उसके ऊपर ये अधेसिव छोटे छोटे वाले स्टैम्प्स अलाउड है। आप नोटरी कराने जाते हो ना तो नोटरी पब्लिक ऐसे छोटे 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 स्टैम्प्स मारता है, वो भी अधेसिव स्टैम्प्स होता है। नोटरी अगर आपने कभी देखी होगी जीवन में तो। रिटेन द एविडेंस ऑफ पेमेंट, और जो पेमेंट कर दिया है उसका एविडेंस को क्या करके रखो, रिटेन करके अपने पास रख देना। देन वैल्यूएशन बेसिस जनरली एनकाउंटर्ड, अभी ऐसे ही इनको क्या है आपको बताने की इच्छा हुई कि क्या क्या वैल्यूएशन बेसिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के अंदर। सर अगर आप एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वैल्यूएशन में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, जैसे प्रॉपर्टी की कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी सर्टेन परसेंटेज आइदर ऑफ सेलिंग प्राइस और सर्कल रेट ऑफ द प्रॉपर्टी, whichever is higher, greater the value of property, higher the duty you pay। सर ये सर्कल रेट क्या है, मैंने आपके लिए यहाँ पे ऊपर लिख रखा है, आपको डायरेक्टली प्रिंट आउट देना है। रेडी रेकनर सर्कल रेट, मिनिमम वैल्यू फिक्स बाय गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट नेम्स चेंज, ये नाम भी बदल जाता है। कोई कोई लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसका नाम कुछ अलग है, भूल गया मैं क्या नाम है, महाराष्ट्र में इसको कुछ तो कहते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे क्या कहते हैं, लेकिन आई बिलीव महाराष्ट्र में रेडी रेकनर कहते हैं उसको, कि ये एरिया का गवर्नमेंट एक डिसाइड कर देती है कि इस एरिया में मिनिमम स्क्वायर फीट की वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमम वैल्यू फिक्स हो जाती है गवर्नमेंट से। सर्कल रेट या रेडी रेकनर रेट, ये स्टेट टू स्टेट नाम भी चेंज होता है और एरिया टू एरिया प्राइस भी चेंज होती है। जैसे इस प्रेस्टीज पॉइंट के एरिया का रेडी रेकनर रेट हो सकता है 500 रुपए पर स्क्वायर फीट फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कितना है। वही पे मैं थोड़ा सा पुणे के पॉश एरिया में चला गया तो वहां पे हो सकता है 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट ऐसा। तो वो मिनिमम रेट गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है कि इतना तो बेचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस या सर्कल रेट यानी जो मिनिमम रेट है उसमें से जो भी हायर होगा ना उसके हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे। सर ऐसा क्यों, आपको पता ही होगा स्टैम्प ड्यूटी में आपने इनकम टैक्स भी पढ़ा है, स्टैम्प ड्यूटी लोग बचाने के लिए क्या क्या करते हैं आपने पढ़ा होगा। सर मैं क्या कर सकता हूँ, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए प्रॉपर्टी सस्ते में बेच देता हूँ ना, प्रॉपर्टी की रेडी रेकनर रेट के हिसाब से 1 करोड़ कीमत है, मैं क्या करता हूँ प्रॉपर्टी बेच देता हूँ कितने में, 10 लाख में। क्या बेच देता हूँ 10 लाख, तो मेरी स्टैम्प ड्यूटी सर 10 लाख की लगेगी ना। गवर्नमेंट बोली नहीं बेटा, हमें चूना लगाने की कोशिश मत करो बेटा, आपका 10 लाख और 1 करोड़ में कंपैरिजन होगा, और 1 करोड़ ज्यादा है ना तो 1 करोड़ के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपकी बैंड बचा दी। बेसिकली गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है कि मिनिमम सर्कल रेट या सेलिंग प्राइस विचएवर इज हायर के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाएंगे। लोग क्या करते थे, नहीं तो गिफ्ट कर देते थे, गिफ्ट कर रहा हूँ, गिफ्ट 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 दिखाने के लिए गिफ्ट, और पूरा का पूरा कैश अंदर ले लेते थे। तो ऐसे क्या होता था, स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगेगी, जीरो सर, गिफ्ट के गिफ्ट है स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगा सकते, नहीं, आपको सर्कल रेट पे भरनी पड़ेगी पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी, ऐसा होता है। फिर भी आज के टाइम पे भी इसमें फ्रॉड होता है, आपको अगर पता होगा तो जो सर्कल रेट होता है ना लोग उतने में ही प्रॉपर्टी की डील कर लेते हैं। सर्कल रेट 1 करोड़ है, एक्चुअल मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ की है, अगर सेल करने को जाए तो 1.5 करोड़ दिखाएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा आ जाएगी। लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ का ही बनाते हैं, 50 लाख रुपए कैश से घुमा के दे देते हैं। कैश से घुमाते तो समझ में नहीं आता, बैंक से घुमाते तो समझ में आता, तो लोग यहाँ पे अभी भी फ्रॉड करते ही करते हैं। Then property side, stamp duty charges in urban lands are usually higher than rural and semi-urban areas। Agricultural lands के ऊपर stamp duty अलग लगती है, urban construction के ऊपर अलग लगती है। Gender of purchaser, ये भी भेदभाव है बेटा, बहुत खतरनाक। To encourage everyone to own property, there are states that provide women with lower stamp duty। महाराष्ट्र is one of them। महाराष्ट्र में लड़की जब घर खरीदती है ना तो स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है। अगर आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस भी कम लगती है इनफैक्ट लड़कियों को। आज के टाइम पे अगर आप देखे होंगे तो जितने भी नए नए न्यूली वेडेड कपल्स होंगे ना, जब भी वो घर खरीदते हैं ना, महाराष्ट्र में अगर आप रहते हो पत्नी के नाम पे खरीदते हैं स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए। तो ये आजकल होता है। प्रॉपर्टी कैटेगरी रेसिडेंशियल या कमर्शियल, इस पे भी डिपेंड करता है। सर रहने के लिए इस्तेमाल करने वाले और बिजनेस करने के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज से इनकम आने वाली है इसीलिए इसके ऊपर हायर स्टैम्प ड्यूटी होगा। रेसिडेंशियल में आप रहने वाले हो तो उसके ऊपर कम स्टैम्प ड्यूटी होगा। तो प्रॉपर्टी के केस में आपके फैक्टर्स ये सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी को डिसाइड करने के लिए। देन आता है अगेन और भी 2 फैक्टर्स हैं, ये भी आपको फैक्टर्स देखने हैं। बायर्स एज, सर एल्डरली व्यक्तियों को थोड़ा
बेनिफिट दिया जाता है कुछ कुछ स्टेट्स में, अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी कम लगाएंगे। यूसेज पर्पस, सर आप खुद के लिए खरीद रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो, इससे भी स्टैम्प ड्यूटी में फर्क पड़ता है। अगर आप खुद के लिए खरीद रहे हो तो ऐसे केस में स्टैम्प ड्यूटी कम होगी, वहीं पे आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से यानी इसको खरीद के रेंट आउट करने वाले हो तो स्टैम्प ड्यूटी शायद ज्यादा होगी, ऐसा हो सकता है। Then, share transfers and issued share certificates. The basis is usually the market value of shares transferred or the nominal value as per the schedule. After central amendments, many states now follow यूनिफॉर्म रेट। मैंने जैसे आपको कहा अब भी सेंट्रल ने अमेंडमेंट लाया था और उसमें वो डीमैट ट्रांसफर पे यूनिफॉर्म रेट लाया, इश्यू ऑफ शेयर्स पे यूनिफॉर्म रेट लाया डीमैट फॉर्म में, लेकिन फिजिकल फॉर्म आज भी गवर्नड है आपके स्टेट लॉज के अंदर ही। वहीं पे अगर आप देखते हो तो आपको कौन सी वैल्यू करनी पड़ती है, मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू जिस पे भी शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अगर सर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फेस वैल्यू, यानी जितने में उन्होंने डील किया है उसके फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू है तो फेस वैल्यू, अगर वैल्यूएशन करके मार्केट वैल्यू पे शेयर्स इशू है तो मार्केट वैल्यू, ऐसा होता है। Then agreements or contracts. In some states, a duty is levied as a percentage of contract value or specified duty classes. Others impose modest fixed duty for agreements. Example, rents agreements have generally have fixed, reduced fixed rates. Sir, एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ड्यूटी कैसे लगती है, कितने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है उसके ऊपर डिसाइड होता है, या फिर एक फिक्स्ड वैल्यू भी हो सकती है, दोनों भी केसेस चलते हैं, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जैसे महाराष्ट्र में आप एग्रीमेंट करने जाओगे ना 500 रुपए फिक्स्ड है मैक्सिमम, कोई भी एग्रीमेंट करो 500 रुपए की ड्यूटी लगती है। हाँ, सेल डीड वगैरह कर रहे हो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, लीज वगैरह कर रहे हो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, बाकी सर्विस एग्रीमेंट कर रहे हो, रेंट एग्रीमेंट कर रहे हो, नॉर्मल कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, 500 रुपए की ड्यूटी फिक्स है, ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, फिक्स ड्यूटी रखिए। कुछ कुछ चीजों में ड्यूटीज चेंज हो जाती है, परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट होती है, डिपेंड करता है, आपको शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल में क्या है उस रिस्पेक्टिव स्टेट के। जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे स्टैम्प एक्ट है, महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट है, दोनों पढ़ के आपको कहीं ना कहीं पे एक्ट करना पड़ेगा। देन एसेंशियल्स ऑफ स्टैंपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, क्या एसेंशियल होते हैं स्टैंपिंग करते वक्त, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। नेम ऑफ द कंपनी और पर्सन हु इज पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इंडिकेटेड ऑन द स्टैम्प पेपर। जो आप स्टैम्प पेपर खरीदते हो ना, वो खरीदते टाइम सामने वाली पार्टी आपसे पूछती है आपका नाम क्या है, आपका नाम यहाँ पे लिख देती है कि आप खरीदने को आए थे। देन एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी स्टैम्प फॉर अमाउंट दैट इज लेस देन द मिनिमम सेट फॉर द वैल्यू। बताने की जरूरत है क्या, ये तो बताने की जरूरत नहीं, जितना मिनिमम वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी भरना को बोला है उतना तो भरना ही पड़ेगा। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड इट इज कंसीडर्ड एज हैविंग एविडेंस एंड थस कैन बी यूज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी अपन चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि सर चैप्टर 3 में अपन ने पढ़ा है कि अगर स्टैम्प अप्रोप्रिएटली पेड नहीं है तो एविडेंशियल वैल्यू नहीं है, कोर्ट में आप उसको एविडेंस की तरह पेश नहीं कर सकते। एनालाइज वेदर इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ अ मिक्स्ड काइंड, मिक्स बोले तो 2-3 ट्रांजैक्शन मिक्स है क्या, तो अलग स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी आपके ऊपर। देन हम बढ़ते हैं इसके आगे, यहाँ पे बढ़ते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैंपिंग, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। मोर और लेस मैंने लेक्चर्स में आपके साथ ये प्रैक्टिकल मोड्स के ऊपर डिस्कशन किया था। सबसे पहला प्रैक्टिकल मोड होता है ई स्टैंपिंग। कौन सा आता है, ई स्टैंपिंग। अभी बात करते हैं आप इसके बारे में। ई स्टैंपिंग रिकमेंडेड वेयर अवेलेबल। सर ई स्टैंपिंग ये भी बहुत लफड़ा है सर। सर ई स्टैंपिंग तो अच्छा है ना सर, 24/7 कभी भी कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में। ई स्टैंपिंग सर 24/7 कभी भी कर सकते हैं, जितने वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट चाहिए उतने वैल्यू का ले सकते हैं। प्रॉब्लम बहुत है सर, लफड़ा बहुत है। क्यों सर, क्योंकि हर स्टेट की ई वेबसाइट अलग है गवर्नमेंट की जो सेंट्रल वेबसाइट है, फिर गवर्नमेंट को जो सेंट्रल रूल्स है ई स्टैंपिंग के, वो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में एप्लीकेबल है। मैक्सिमम स्टेट्स की अपनी खुद की वेबसाइट है, महाराष्ट्र की वेबसाइट खुद की है ऑनलाइन ई स्टैंपिंग भरने की, और बड़ी घटिया है। वहीं पे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स जो सेंट्रल लेवल पे चलती है वो अलग है। देखो, administered centrally through accredited agencies like Stock Holding Corporation of India is the central issuing authority in many states। बहुत सारे states में है ये अथॉरिटी जो स्टैम्प ड्यूटी का ध्यान रखती है ऑनलाइन पेमेंट का। The buyer party generate a e-stamp e-challan online by paying computed duty। ऑनलाइन कंप्यूट होती है, ड्यूटी पे कर देते हो। The e-stamp is printed और डाउनलोडेड। मैंने आपको बताया आप ऑनलाइन पे करते हो, जो वैल्यू भरनी है वो, और उसका एक प्रिंट आउट ले लेते हो और काम खत्म। बेनिफिट्स ऑटोमेशन, डायरेक्ट सब कुछ ऑटोमेट हो गया। ऑडिट ट्रेल, ट्रेल रह गई, पैसा कहाँ से कहाँ पे गया है, किसने भरा है, किसने खरीदा है। इमीडिएट एविडेंस ऑफ पेमेंट, पैसा भर दिया इसका टेंशन ही नहीं है। प्रोसीजर एंड पोर्टल डिफर बाय स्टेट, मेनी स्टेट्स हैव इंटीग्रेटेड ई स्टैम्प सर्टिफिकेट विद रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स। बहुत सारे स्टेट्स का बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स हैं। बहुत से लोगों ने स्टेट के सेंट्रल के साथ टाइप कर लिया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स नहीं मानते, वो अपनी स्टैम्प ड्यूटी खुद ही देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र का स्टेट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स फॉर ई स्टैंपिंग, आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है,
पैसा भरने के लिए। महाराष्ट्र में ये वेबसाइट नहीं है, महाराष्ट्र पे ई ग्रास नाम की वेबसाइट है। सिलेक्ट एन इंस्ट्रूमेंट टाइप, एंटर वैल्यूएशन कंसिडरेशन डिटेल्स, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का टाइप, कितना पैसा भरना है ये सिलेक्ट करो, पोर्टल ड्यूटी कंप्यूट करके देगा, फिर पे कर दो। और फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सर्टिफिकेट आ जाएगा, यूनिक नंबर होगा उसके ऊपर, उसको एक प्रिंट आउट ले लो और क्या कर दो, सरेंडर द प्रिंटेड सर्टिफिकेट एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपको हो गया रजिस्ट्रेशन भी करने की जरूरत है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस प्रिंटेड सर्टिफिकेट को दे दो। रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है तो एग्रीमेंट के ऊपर स्टिक करके छोड़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अगर एप्लीकेबल है 4 महीने में करना है तो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ साथ उस सर्टिफिकेट को आगे करो। अगर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है तो स्टैम्प ड्यूटी भर दी है, इसका सर्टिफिकेट आपके एग्रीमेंट के ऊपर चिपका के एग्रीमेंट को साइड को रख सकते हो। देन फ्रैंकिंग आता है, फ्रैंकिंग आता है बैंक इशूड फ्रैंकिंग। जैसे मैंने आपको बोला फ्रैंकिंग अलग होता है, फ्रैंकिंग में आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हो बैंक के पास एम्बॉस स्टैम्प से बचने के लिए, क्योंकि एम्बॉस स्टैम्प में फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे आप लेके जाते हो, फिर जो भी वैल्यू आपकी कंप्यूट की गई है, मान लीजिए 47 रुपीज है, तो वो बैंकिंग का जो ऑफिसर होता है तो वो ऑफिसर 47 रुपीज कलेक्ट करेगा, आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसे मशीन में रखता है जो एक प्रिंटर टाइप होता है अलग किस्म का, ठप 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 ऐसा प्रिंट करता है और उसके हेड पे एक सा पूरा लाल में ऐसा टक 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 लिख के आता है कि इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भर दी गई है। अलग तरीके का वो प्रिंटर होता है। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, हर बैंक के पास नहीं होता, बहुत लिमिटेड स्पेसेस पे होता है। पार्टी ऑब्टेन्स फ्रैंकिंग फ्रॉम ऑथराइज्ड फ्रैंकिंग ऑफिसर्स, ये बैंक्स ही होते हैं मोस्टली, वेयर द फिजिकल स्टैम्प इज franked and cancelled on the document, often used where e-stamping is unavailable। जहाँ पे ई स्टैंपिंग नहीं पॉसिबल है वहीं पे लोग फ्रैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो क्यों ही जाएंगे भाई इतना दूर धूप में जाने का। हम तो जाते ही नहीं थे, हम तो ई स्टैंप ही निकालते थे सारे। फ्रैंकिंग करने में बहुत मेहनत थी बेटा, क्या करना का वो फिजिकल पेपर लेके जाने का, वो फ्रैंक करना मतलब वो प्रिंट करना उसके ऊपर, और फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो बहुत सारी चीजें करेंगे, आधा 1 घंटा खा जाते थे। ऑनलाइन आ जाता है उससे अच्छा। हम तो एक तो एम्बॉस स्टैम्प पेपर खरीदते थे, तो ई स्टैम्प एम्बॉस, वैसे भी क्लाइंट को पैसा भरना है, 47 की ड्यूटी लगी उसको थोड़ी पता है, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर चिपका दिया, हमारा काम खत्म, क्लाइंट से ले लेंगे बाद में पैसा। या फिर अगर खुद के लिए स्टैम्प पेपर खुद के ऑर्गेनाइजेशन में पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं तो चुपचाप जाके ई से ले लेते थे ताकि उसी एग्जैक्ट वैल्यू का भरते थे। हम भी बड़े खतरनाक थे। देन अधेसिव इम्प्रेस स्टैम्प पेपर्स, सर अधेसिव स्टैम्प पेपर्स यानी वही चिप्पू 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 स्टैम्प पेपर, ट्रेडिशनल स्टिल यूज्ड इन स्टम्प्स मेड्स फॉर स्मॉल ड्यूटीज, अवॉइड फॉर हाई वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स वेयर ई स्टैंपिंग इज अवेलेबल, या रिस्क ऑफ काउंटरफेट डिस्प्यूट्स होते हैं। वो छोटे छोटे स्टैम्प पेपर में बहुत प्रॉब्लम होता है बेटा, एक तो 99% इंस्ट्रूमेंट्स पे वो अवेलेबल मतलब अलाउड ही नहीं है, और सीन ऐसा हो जाता है ना लोग उसको वापस निकाल के दूसरे पेपर पे चिपका देते हैं, तो ये अलाउड नहीं होता ना। आपको वो अधेसिव स्टैम्प चिपकाने के बाद यहाँ पे ऐसा कैंसिल करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, काउंटरफेट झूठ करते हैं, इधर भी चिपकाएंगे वही फिर निकाल के यहाँ पे भी चिपका देंगे, ऐसा उसकी वजह से अधेसिव स्टैम्प्स को अवॉइड करो कहा जाता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। फिजिकल स्टैंपिंग मेथड, अब ये है आपका फिजिकल स्टैंप यानी एम्बॉस स्टैंप पेपर। वो कैसे मिल सकता है सर, गेट अ चालान फॉर्म फ्रॉम ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, बैंक्स और गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफिसर्स, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टेट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड रिक्वायर्ड स्टैंप ड्यूटी अमाउंट, परचेस अ फिजिकल स्टैंप ऑफ अप्रोप्रिएट डिनोमिनेशन टू मैच द स्टैंप ड्यूटी अमाउंट, अफिक्स द स्टैंप सिक्योरली ऑन चालान फॉर्म, सबमिट द फाइल चालान एंड स्टैम्प फॉर्म टू द शेयर सर्टिफिकेट कंपनी। अभी ये तो कुछ अलग ही प्रोसेस दी है इन्होंने फिजिकल स्टैंप मेथड की। आप जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसके ऊपर कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगने वाली है देखो, जाओ स्टैम्प वेंडर से जाके वो स्टैम्प खरीदो, एग्रीमेंट के ऊपर चिपकाओ, इतना ही है। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कोई स्टैम्प ड्यूटी आपको गवर्नमेंट ऑफिस को भर के देनी है, बैंक्स को भर के देनी है, ऐसे में पहले तो उनसे एक चालान ले लो कि कितने की स्टैम्प ड्यूटी का पेपर लाना है मुझे बताओ। उन्होंने चालान पे लिख दिया सर आपकी वैल्यू इतनी इतनी है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी इतने इतने रुपए की, तो आप ये लीजिए चालान, जाइए उस वेंडर से उतने रुपए का स्टैम्प पेपर खरीद के लाइए। आप क्या करोगे, चालान लेने से पहले सारे ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाई करो, कितने शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, बेसिकली ये शेयर्स की बात कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हो खरीद रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, और कितना स्टैम्प ड्यूटी है उसका एक चालान ले लो, फिर वो स्टैम्प डिनोमिनेशन वाला खरीद लो, फिर उसको चालान फॉर्म पे जोड़ के उस चालान फॉर्म को कंपनी को सबमिट कर देना। शेयर ट्रांसफर करते वक्त वगैरह ये आप कर सकते हो कि जाके पूछ लिया कितने का लगने वाला है पैसा, फिर उससे एक चालान फॉर्म कलेक्ट कर लिया, उसने बता दी कितने वैल्यू की, उतना का स्टैम्प पेपर खरीद लिया, फिर अपने एग्रीमेंट के ऊपर जोड़ के आगे भेज दिया। ये ऐसा कोई करता है नहीं, बट ठीक है लिखा है तो लिखा है। देन स्टैम्प ड्यूटी एडजुडिकेशन प्रोसेस, सर चैप्टर 3 में एडजुडिकेशन के बारे में बता रखा है आपको कि एडजुडिकेशन आप कब कर सकते हो, कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी भरनी है, कलेक्टर के पास एडजुडिकेशन के लिए जाना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टैम्प ड्यूटी कितनी भरनी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसी सारी चीजें कहाँ पे बता रखी है, ऐसी सारी चीजें आपको दे रखी है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अभी
यहाँ पे इन्होंने क्या है उसी प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं इसकी बात की है। टेक्निकली ये तो चैप्टर 3 में ही डाल देना चाहिए था, इनने पूरा ही स्टैम्प का पार्ट जो है ना वो चैप्टर 3 में ही डालना चाहिए था एज पर मी, बट ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी एडजुडिकेशन प्रोसेस। द एडजुडिकेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू दैट इंक्लूड्स मल्टीपल स्टेप्स इन ऑर्डर टू असाइज प्रिसाइज स्टैम्प ड्यूटी पेड। कि आपको एक प्रॉपर ड्यूटी, एक प्रॉपर प्रोसेस है एडजुडिकेशन की, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कितना पैसा भरना है तो आप कलेक्टर के पास जाके बोल सकते हो कलेक्टर बाबू बताओ कितना पैसा भरना है, तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा 50 पैसे से लेके 5 रुपए तक वगैरह वो फी लेता है चैप्टर नंबर 3 में। नाउ प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट नीड्स एडजुडिकेशन इज मेड फर्स्ट। थैंक यू सर। ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट बनाएंगे, लीज डीड, मॉर्गेज डीड, उसको बनाएंगे, देन सबमिशन फॉर एडजुडिकेशन, फिर कलेक्टर को देंगे, जो कलेक्टर क्या करेगा उसको क्या करेगा चेक करेगा। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे ऑनलाइन सबमिशन भी है, कुछ कुछ जगहों पे फिजिकल सबमिशन करना पड़ेगा। फिर जैसे ही कलेक्टर के पास आएगा वो असेस करेगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी वेपर्टी सब कुछ पड़ेगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लगी तो वो मंगा सकता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, फिर उसके बाद वो एग्जैक्ट स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड करेगा कितनी भरनी है। द डिसीजन मेड रूल्स के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से होगा, और फिर एक ऑर्डर दे देगा कि आपको पैसा भरना है। अगर आप लेट आए थे तो कुछ पेनल्टी इंटरेस्ट का भी क्लॉज हो सकता है। आपने पढ़ा है वहाँ पे कि आप 2 केसेस में जा सकते हो, एक तो इंस्ट्रूमेंट बनाने के एग्जीक्यूट करने के पहले ही जा सकते हो कितना स्टैम्प ड्यूटी भरना है बता दो, या फिर आपने भर दिया है बट आपको डाउट है कि कितना भरना था समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप जा सकते हो। टाइमली कंप्लायंस अवॉइड्स हायर पेनल्टीज एंड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप लेट आए हो तो पेनल्टी वो लगाएगा और स्टैम्प ड्यूटी भरने को लगाएगा। भाई स्टैम्प ड्यूटी में कोई हेरा फेरी चलती नहीं है, इट हैज टू बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और बिफोर। स्टैम्प ड्यूटी पहले या एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही भरनी होती है, बाद में भरने जाओगे पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। सर मैंने गलती से गलत भरी थी, ऊपर का सिर्फ हिस्सा भर देता हूँ जितना रह गया था, नहीं वो पेनल्टी लगाएगा। इट इज डन टू अवॉइड काउंटरफेटिंग। काउंटरफेट नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर। तो लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसी करोड़ों साल पहले की एग्रीमेंट बना देंगे और बोलेंगे सर प्लीज प्लीज एडजुडिकेशन कर दो ना, खुद से आया हूँ ना, खुद से आया ना, पेनल्टी मत लगाओ ना, वो नहीं सुनेगा। अलाउड ही नहीं है, बैक डेटेड एग्रीमेंट्स बनाना इंडिया के अंदर अलाउड ही नहीं होता है। तो आप कभी भी लेके जाओगे अगर आधी अधूरी ड्यूटी भर के गए वो पेनल्टी ही लगाएगा तुम्हारे ऊपर। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारी मदद कब करेगा, जब तुम एग्जीक्यूशन के पहले ही आके उससे पूछ रहे हो स्टैम्प ड्यूटी कितनी भरनी है, तब वो पेनल्टी नहीं लगाएगा, तब वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, 5 रुपए की फी लेके तुमको एडजुडिकेट करके दे देगा। बट कोई जाता नहीं इनके पास, लोग प्राइवेट लोगों के पास ही जाते हैं क्योंकि टाइम इतना लगाते हैं कि उसने में तो 2000 एग्रीमेंट बना देंगे हमने, तो ऐसा है। फिर उसने जो पेनल्टी बोली है, जो स्टैम्प ड्यूटी बोला है, उतना आपने क्या कर देना है, भर देना है, बस दैट्स इट। जैसे ही आप भर दोगे उतना, वो एक एडजुडिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ एडजुडिकेशन दे देगा कि पेमेंट हो गया है और आपने स्टैम्प ड्यूटी भर दी है। आप जैसे ही अपने पेनल्टी भर दी, अब आपका ये काम क्या हो गया है, ये रेडी हो गया है एज एविडेंस, जाओ जहां पे इस्तेमाल करना है वहां पे कर सकते हो, ये किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म। इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं पे, हमने चैप्टर नंबर 1 या 2 के अंदर ऑलरेडी। और यहाँ पे आपके ड्राफ्टिंग के अमेंडमेंट्स होते हैं समाप्त समाप्त समाप्त। 1 घंटे में अपन ने जो नई चीजें थी उनको कंप्लीट कर दिया है, इसका पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जो ऑलरेडी जून के अमेंडमेंट्स में कवर्ड थी, तो उनके लिए मैराथॉन्स की लिंक भी जोड़ रहा हूँ, आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हो। चलो फिर लोग, आई होप दैट सेशन वाज यूजफुल। सेशन को लाइक करें और कमेंट करके जरूर जरूर जाना। चलो फिर लोग, आप सभी लोगों के लिए एक ही मैसेज है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग एंड एवरी साइड पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट्स। आप सभी लोगों के साथ ऐसी मुलाकात होगी ऐसी अगले से प्यारे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।